बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। आज की इस वीडियो में आप ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप है साउथ ईस्ट एशियन जो एरिया है एशिया का, उसका। इससे फर्दर बताई जाने वाली डिटेल्स सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। वीडियो में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा द आसियान। 8 अगस्त 1967 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, आपने ये याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के पेपर के लिए भी, और अगर आप डिटेल्ड एक आंसर लिख रहे हैं तो उसमें भी ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने इन प्लेसेस के नेम्स और इसके अलावा ये जो डेट्स मैं बता रही हूँ इनके नोट्स बनाते जाएं। 5 कंट्रीज़ ने मिलके, 5 रीजन्स ने मिलके एक एसोसिएशन बनाई जो कि जिसका नाम था द आसियान। तो कब बनाई? 8 अगस्त 1967 को। इन्होंने क्या साइन किया था? एक डिक्लेरेशन साइन किया था बैंकॉक में, यानी थाईलैंड। तो वो 5 रीजन्स, 5 कंट्रीज़ कौन कौन से थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और बात को शुरू करने से पहले मैं आसियान का मोटो आपको बता दूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आसियान क्या है और इसका मोटो क्या है, किस मकसद के लिए ये बनाया गया। 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। तो स्टूडेंट्स, बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और इसके बाद या इसके दौरान, यानी 1945 और इससे पहले, साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ जो एशिया हैं उन्हें फेस करना पड़ी बहुत सारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म, जो कि थे बोथ यूरोपियन एंड जापानीज़। और जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई 1945 में, तो साउथ ईस्टर्न रीजन को फेस करना पड़ी प्रॉब्लम्स, और वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले प्रॉब्लम थी उनकी नेशन बिल्डिंग। ये प्रॉब्लम उनको आती है जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए होते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ी वो थी पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि उनकी मैशत भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी और उन पर एक प्रेशर भी था। और ये जो प्रेशर था ये उनकी एक थर्ड और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम, मेजर इशू था उनका, कि कोल्ड वार के दौरान वो कौन सी पावर के साथ स्टैंड करें। और अगर ये कंट्रीज़ कोल्ड वार के दौरान किसी एक यूनियन को ज्वाइन करती तो उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। ये कोल्ड वार क्या है? 1947 से 1991 का जो एरा है, जो टाइम है, उसको कहते हैं कोल्ड वार। और ये शुरू होती है राइट आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू होती है ये। और इसमें जो मेन एनिमीज़ थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। और इसको कोल्ड वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों साइड्स, यानी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों ही कॉन्फ्रंट नहीं होना चाहते थे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करके एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहते थे। एंड नाउ द आसियान हैज़ एक्सपेंडेड टू 10 कंट्रीज़, यानी कि अब 10 मुल्क इसके मेंबर्स हैं। यानी इसमें 5 तो वो थे जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया और जो स्टार्ट से ही इसके साथ थे। लेकिन बाद में 1994 तक इसको काफ़ी कंट्रीज़ ने मज़ीद ज्वाइन किया, जिनमें आप नाम नोट कर लीजिए, जिनमें है ब्रुनेई, म्यांमार यानी बर्मा, फिर है वियतनाम, उसके बाद है लाओस, कंबोडिया, जिन्होंने आसियान को ज्वाइन किया एंड टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10। और अब ये 10 ममालिक का एक ग्रो बन चुका है, यानी एक्सपैंड हो चुका है। और ये सिर्फ सब पॉसिबल हो चुका है कि इसकी पॉलिसीज़ और इनके जो
ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इतने स्मूथली चल रहे हैं कि मज़ीद कंट्रीज़ इन्हें ज्वाइन करना अपना एक लक्ष्य समझते हैं। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग 10 कंट्रीज़, यानी कि 10 ममालिक का मजमुआ है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स में हम देखें तो सबसे पहले जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रीजन थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि अपने मेंबर्स में, अपने मेंबर कंट्रीज़ में पीस को, सुकून, अमन सुकून, खुशहाली को बरकरार रखना ऑफ ऑल द कंट्रीज़, अपने तमाम ममालिक में, विच इज़ बेस्ड ऑन द रूल एंड द लॉ ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यानी कि वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को बेस बना के अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें अमन अमान और खुशहाली को बरकरार रखना चाहता है, और ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। आसियान की फाउंडिंग डेट है 1967 और उसका जो समिट है वो है 24 फरवरी 1976। नाउ दिस इज़ ईज़ी टू रिमेंबर फॉर यू गाइस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए वो कुछ इस तरह से थे, जिनमें नंबर 1 पे आता है कि तमाम कंट्रीज़ जो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगी। आप इनको नोट करते जाएं, पॉइंट्स बना लें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आपके माइंड में लिखते वक्त पॉइंट्स भी आते रहें कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या था, देन प्रीवियस क्या था, इस तरह से। तो इसमें जो इसका सबसे पहला है वो देखते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो इस रीजन के जो इसके आसियान के कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की जो आज़ादी है उसको इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सवर्निटी, इक्वालिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल दी नेशंस, यानी कि वो एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, उसकी आज़ादी का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट था इसका कि राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कि हर जो स्टेट है, हर जो मुल्क है, जो भी कंट्री है, उसको मुकम्मल इंडिपेंडेंस होगी कि वो किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बग़ैर अपने जो मामलात हैं उनको देख सके, वो थ्रेट फ्री हो, उसको किसी से भी किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो, यानी कि अगर थाईलैंड है तो उसको इंडोनेशिया से किसी तरह की इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं होगी। और अगला है इसमें नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि रीजन के जो बाकी कंट्रीज़ के अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और फोर्थ था इसका कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स किस तरह से सेटल किए जाएंगे, अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो किस तरह से सेट होंगे। नेक्स्ट था इसमें कि इफ़ेक्टिव कोऑपरेशन होगी अमंग देमसेल्व्स, यानी कि कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करेंगे अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई है कल्चरल, सोशल, एजुकेशनल या मिलिट्री के हवाले से कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, चाहे वो ट्रेड के हवाले से है, एजुकेशन के हवाले से है या फिर हेल्थ के हवाले से है। वो कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे उनसे है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा देख लीजिए कि आसियान ने जो 2003 में कम्युनिटी इस्टेब्लिश की उसके कौन कौन से 3 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 3। और कौन कौन से? वो है, सबसे पहला है सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड पिलर है उसका इकोनॉमिक कम्युनिटी और थर्ड वन है सोशो कल्चरल कम्युनिटी। खैर, ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने
डिटेल से डिस्कस किया द आसियान को। और यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताती चलूँ कि द आसियान का हेड क्वार्टर जकार्ता में है और जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो भी मैंने चीज़ें बताई वो आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। और फिर भी अगर कोई चीज़ आपके माइंड में इस तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं ताकि उसको हल करने की, उसको एलाबोरेट करने की पूरी कोशिश करूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि मैंने CSS के हवाले से काफ़ी पहले भी सेंटर्स ऑफ पावर जैसे यूनाइटेड नेशंस का उसका यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया है। इसके अलावा मेरा लेक्चर यूनाइटेड नेशंस के हवाले से भी है, MCQs हैं और हर तरह का नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा, जिस तरह का भी आप चाहें। अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपके माइंड में है जिस पे आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।